हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको मेजरमेंट यूनिट का जो बेसिक फिजिक्स का टॉपिक होता है उसके एमसीक्यू दो क्लास में खत्म करवाए और आज हम लोग वेव करने वाले हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर मेरा कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम जो एमसीक्यूज पढ़ते हैं, जो आज फर्स्ट टाइम क्लास पढ़ रहा हूँ उनके लिए बता देता हूँ मैं। हम लोग यहाँ जो एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं वो किस एग्जाम को टारगेट करेंगे। सबसे पहले जेकेएसएसबी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जेकेपी हो गया, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो चाहे सब इंस्पेक्टर की, उन सबको टारगेट करने वाली ये क्लास। दूसरी चीज, इसमें पढ़ाने का तरीका ये होता है कि आपको साथ साथ चैप्टर की रिवीजन करवाई जाती है। जिस बच्चे ने हमारा थ्योरी लेक्चर नहीं पढ़ा, जो हमारे पेड लेक्चर थे, वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप उस लेक्चर को पहले पढ़ सकते हो जिसने नहीं पढ़ा। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये हमारे पुराने लेक्चर्स हैं और हम जेकेपी का जब नया बैच स्टार्ट करेंगे अभी, उसमें आपको सब कुछ दोबारा से पढ़ा देंगे, लेकिन फर्क कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा जो लेटेस्ट चीजें वो पढ़ाई जाएंगी। बाकी ऑलमोस्ट जो मैंने पढ़ाया अगर आप वही देख लेते हो तो आपके लिए इस एमसीक्यू के साथ पढ़ लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि मेरा हमेशा से यही रहा है कि एक ही बार चीजों को पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। तो जिस बच्चे नहीं पढ़ा वो ये देख सकता है लेक्चर, फिर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। तीसरी चीज, यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, प्लस एमसीक्यू या जो भी पढ़ोगे उन सबके आपको पीडीएफ में मिलेंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज बीएमसी क्लासेस, बीएमसी क्लासेस विद अजय पे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वहां पे 1.5 के सब्सक्राइबर है, तो वहां पे आप देख सकते हो मैंने हर एक पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। जो अभी क्लासेस चल रही है इन सबका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक अच्छी सी कॉपी लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, चैप्टर का नाम लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, और उसकी जो मैं एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ उसका आप एक्स्ट्रा बातें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिख सकते हो। जो भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ, बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ, ठीक है, जो भी एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डैश आर ऑल्सो नोन एज हीट वेव। किसको हम लोग हीट वेव के नाम से भी जानते हैं? क्या वो एक्सरेज होते हैं, क्या वो लाइट वेव्स होती है, या इंफ्रारेड वेव्स होती है, या गामा रेज होती है? तो मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ाई थी वेव चैप्टर में, और मैंने बोला था सारे की सारे क्वेश्चन जो भी बनने हैं वो यही से बनने हैं। सो यू नीड टू गो थ्रू दैट टॉपिक्स जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। अभी से एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बोला था जो सनलाइट होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्मिक रेज, क्या होती है? कॉस्मिक रेज होती है। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती है गामा रेज, देन आती है एक्स रेज, देन आती है यूवी रेज, देन आती है विजिबल लाइट, फिर आती है इंफ्रारेड रेज, फिर उसके बाद आती है माइक्रो, और देन आती है रेडियो वेव। तो इसको इसी सिनेरिटी में आपको याद करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चले तो इसका साइन ये होते हैं ग्रेटर देन, जो सबसे पहले लिखा उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जो सबसे लास्ट में सबसे कम फ्रीक्वेंसी। और अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से चलेंगे तो साइन ये होता है लेस देन। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? रेडियो। रेडियो वेव की सबसे ज्यादा क्या होती है? वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है? एक वेव पूरा करने में कितनी लेंथ कवर करिए, दैट इज वेवलेंथ। या क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो दूरी है उसको वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। तो वेवलेंथ हमेशा फ्रीक्वेंसी के उल्टा चलती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन वेव पूरी हो सकती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे यूनिट मैंने बताया था, क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसके क्या होंगे? वेव भी छोटे छोटे होंगे, तभी तो फ्रीक्वेंसी बनेगी। वाइब्रेशन कब बनती है? जब चीज का कंपन होता है। तो बड़ी वेव होगी तो वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। तो वेवलेंथ का उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है। जिस चीज की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इस लाइन को याद कर लो, इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, इससे मैंने बहुत सारी चीजें सबको एक एक एक्सप्लेन किया था।
और मैंने इंफ्रारेड के लिए बताया था कि अगर आपको कोई पूछे सनलाइट, जब आप सनलाइट में जाते हो तो आपको हॉटनेस क्यों फील होता है, गर्म क्यों लगती है रेज? वो इसलिए लगती है क्योंकि उसमें इंफ्रारेड रेज भी पाई जाती है, और इसी को हम कहते हैं, ये हीट वेव के नाम से इसको हम जानते हैं। क्योंकि देखो मैंने बताया था कि सिटी एरिया में ज्यादा गर्मी होती है एज कंपेयर टू अगर आप विलेज में रहते हो कहीं। क्यों? क्योंकि सिटी एरिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, साइड में बीच में रोड्स होते हैं, तो हीट बेसिकली जब लाइट आती है तो अर्थ उसको क्या करती है, अर्थ उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक करके वो क्या होती है, बिल्डिंग में ट्रैप हो जाती है हीट, जिसकी वजह से वहां गर्मी ज्यादा होती है। लेकिन उसमें से पूरी सनलाइट में कौन सी चीज होती है, वो होती है इंफ्रारेड रेज, जिसकी वजह से हीट आपको फील होती है। तो इसका आंसर भी आ जाएगा आपका इंफ्रारेड रेज। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जब कोई मटेरियल एक्सपोज होता है सन इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर, उसके ऊपर जब रेडिएशन पड़ती है, इन दैट केस जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं मटेरियल के, वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं रेडिएशन को। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसमें थर्मल मोशन वाटर मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज रीजन वाई इंफ्रारेड रेडिएशन आर आल्सो नोन एज। चलो अब हीट वेव का थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारी सिटीज, दिल्ली टाइप सिटी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर अभी राइज हो गया था, लाइक 50 डिग्री टेम्परेचर वहां देखने को मिला था। तो उससे क्या होता है बेसिकली, वो हीट वेव कैसे जनरेट होती है, इंफ्रारेड के अंदर ही हीट होती है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हवा में, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी थर्मल क्या मतलब हीटनेस बढ़ जाती है। और जब हवा चलती है उसके साथ वो आपके साथ क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से हीट वेव होती है। तो बेसिकली इसमें टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा हो गया होता है, क्योंकि इसको ट्रैप कर लेती है। तो उसका रीजन इंफ्रारेड रेज होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड। क्लियर है सबको? बाकी इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ ताकि आपको अगले क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए। दूसरी चीज एक्सरे के बारे में बता दूं। चलो एक्सरे तो आप सबको पता है, इसका कुछ नहीं है, एक्सरे आप सबने देखा हुआ है। और इसका फाउंडर कौन है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर आपको बताना है। इसके फादर ऑफ एक्सरे किसको कहा जाता है? लाइट वेव में तो सारी रेज होती है, गामा रेज। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे देखो एक्सरे होगा, यूबी रेज की बात करते हैं। तो यूबी रेज क्या करती है, स्किन कैंसर कॉज करती है। क्या करती है? स्किन कैंसर कॉज करती है, स्किन कैंसर। और यूबी रेज को अर्थ में आने से कौन रोकता है, ओजोन लेयर रोकता है। ये मैंने आई थिंक पहली क्लास में पढ़ा था, मैंने बताया था ओजोन लेयर को किस में मेजर किया जाता है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या था, डॉप्सन। तो ये मैंने पढ़ाया था आपको। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो इसमें 7 कलर्स होते हैं, डेट इज विबग्योर। वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, आई स्टैंड्स फॉर इंडिगो, बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज एंड रेड। अब देखो इसी सिनेरियो में क्यों लिखा जाता है, मैंने क्या बोला, इस साइड जो होता है राइट साइड आपकी वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, लेफ्ट साइड आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम। अब देखो अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो राइट साइड कौन है, रेड। तो रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज क्या होता है, आपको रेड कलर का दिखता है। वजह ये होती है क्योंकि बाकी लाइट सारी खत्म हो जाती है और रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा दूर तक जाता है, इसलिए हमें रेड कलर का दिखता है। सबसे ज्यादा स्कैटर ब्लू कलर का था, इसलिए हमारे स्काई वगैरह समुद्र का पानी जो होता है वो भी क्या था, आपको ब्लू दिखता है। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इंफ्रारेड में 8 होती है, मैंने बता दिया। माइक्रोवेव सबने सुना होगा, फूड पर्पज में काम आता है। और रेडियो वेव कम्युनिकेशन सिग्नल में काम आता है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिग्नल को दूर तक भेजना है। तो पहले क्वेश्चन में हम बहुत सारी डिस्कशन कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, सिर्फ समझाई जा रही है, आपको खुद लिखना है कॉपी पे। बाकी मैं इसको डिलीट करके आपको सीधे एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड अ कंसेक्यूटिव ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव। जो ट्रांसवर्स वेव होती है, देखो ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस क्या होता है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। दोनों वेव में डिफरेंस ये होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल होती है ना, उसमें क्या होता है, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं
वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो आपकी वेव है वो भी इसी डायरेक्शन में चलती है। ठीक, मतलब पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स अप एंड डाउन चलते हैं, पार्टिकल्स अप एंड डाउन, और वेव आगे निकल जाती है। दोनों में फर्क ये होता है अगर पेपर में आ जाए कि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स है और वेव का डायरेक्शन कैसा होता है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऊपर नीचे जंप करते हैं और वेव आगे ऐसे चलती है। दोनों का रिलेशन क्या है, 90 डिग्री, बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। मतलब पार्टिकल्स अप्स एंड डाउन चलते हैं। और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, टू एंड फ्रो चलते हैं, पार्टिकल्स ऐसे चल के इसके साथ स्ट्राइक करके वापस आ जाते हैं और वेव आगे निकल जाती है। तो अप्स क्या है, टू एंड फ्रो चलते हैं या अप्स एंड डाउन चलते हैं। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है। ट्रांसवर्स वेव जो होती है उसमें बेसिकली जब ये एक वेव है तो उसके ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। अगर बोले कि टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी, तो ये होता है पूरी वेवलेंथ। और अगर बोले यहाँ पे ऐसे बोला क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हाफ ऑफ द वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट, तो क्रस्ट कौन सा, ऊपर वाला पार्ट, ये वेव है, ये वाली कंसेक्यूटिव, मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है सेम गैप में चलने वाला। तो पहला आ गया, दूसरा आ गया, दोनों के बीच का जो गैप होता है ये पूरा एक वेवलेंथ के बराबर होता है। लेकिन कंसेक्यूटिव क्रस्ट और जो ट्रफ के बीच का गैप है उसको बोलते हैं हाफ ऑफ द वेवलेंथ। याद रखना इसको, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होता है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ये एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव। मैंने बताया था वेव दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम लाइक सॉलिड लिक्विड गैस का मीडियम रास्ता। और नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है मीडियम में तो चलती ही चलती हैं, बट एज वेल एज वो नॉन मीडियम में भी चल सकती है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैकेनिकल वेव का मैंने एग्जांपल बताया था, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। इसका मैंने एग्जांपल बताया था लाइट। अब सनलाइट अर्थ तक आ रही है तो बीच में कोई मीडियम है, बिल्कुल भी नहीं है, वैक्यूम है बीच में, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं, खाली वैक्यूम है। तो वैक्यूम में कैसे ट्रैवल कर रही है, क्योंकि सन के पास अपने पार्टिकल्स होते हैं जिसको फोटॉन कहा जाता है, वो मासलेस होते हैं। तो उसका क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, देखो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों होते हैं परपेंडिकुलर ईच अदर, बिल्कुल सही है। क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रांसवर्स वेव है, ये अप्स एंड डाउन चलेगा। लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है तो अप्स एंड डाउन चलेगा, तो पार्टिकल्स अप्स होगा, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी, ट्रांसवर्स वेव है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है, क्योंकि यही उसने पूछा गलत कौन सा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, बट ये चीजें तो आपने पढ़ी है ना, बेसिक क्लास पढ़ना आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों आ रही है उसमें। दूसरी चीज मैग्नेटिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है, मैंने बताया था लाइट किसकी एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको चलने के लिए रास्ता नहीं चाहिए होता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला कि द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स। एक ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है, ये सबको पता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, जब जैसे मान लो ये आपने कोई चीज को धागे के साथ बहुत टाइटली ऐसे एक वॉल को बांध दिया, अब आपने क्या किया, इसको इस साइड पुश कर दिया, ऊपर जाएगा, वापस इस साइड आएगा, फिर नीचे आएगा। सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे होती है इसकी, ओरिजिन पे जब वापस आता है यहाँ से सबसे फास्ट गुजरता है वो। ठीक है, तो इसको जब वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, जब किसी वेव का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का उल्टा रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी होता है कि कितने वाइब्रेशन एक सेकंड में करे, लेकिन टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगा, वहां पे टाइम की बात होती है। तो इसका बेसिक सा आंसर था, कुछ भी इसमें करने वाला नहीं था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू टेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर टी। तो बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
बाकी एक बात हो सकती है कि आपको लेक्चर थोड़ा सा लंबा लगे, बट आपको इस एमसीक्यूज पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और कैसे बनाने होते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन से अगर आप एक्स्ट्रा चीजें सीखते हो, दैट मीन्स कि आपने 10 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन पढ़ लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग वेव्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। मैंने जो आपको 8 पॉइंट लिखवाए थे, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, उसमें जो राइट साइड है उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इधर सबसे कम। अब देख लो सबसे राइट साइड वाली कौन सी है, लेफ्ट वाली कौन सी है। हमें चाहिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो राइट साइड सबसे पहले आता है कॉस्मिक। क्या ऑप्शन में कॉस्मिक है? नहीं है। फिर आता है गामा रेज। क्या गामा रेज ऑप्शन में है? नहीं है। बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन आंसर आ गया। इस तरह से आपको मैंने बोला था कि लाइन को सीधा सीधा याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो लाइन लिखी हुई पूरी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया था क्या यूज होता है। तो मैंने साफ साफ बता दिया था आपको कि रेडियो वेव है, कम्युनिकेशन सिग्नल के लिए यूज होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। रेडियो वेव्स हैव द लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड लोअर वेवलेंथ। ये गलत है, हायर वेवलेंथ होती है इसकी देन माइक्रोवेव्स, हेंस दे आर यूज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल टू टेलीविजन एंड रेडियो। ठीक है, जो रेडियो वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है बट वेवलेंथ हाई होती है। ठीक है, हायर वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सेकंड, नाम देखो समझ आ रहा है, सेकंड, अ सेकंड पेंडुलम इज पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज। देखो पहला पेंडुलम हो गया जब पहला ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, और सेकंड मतलब जब दूसरा हुआ तो टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, क्योंकि पहला होने में 1 सेकंड, हर एक 1 सेकंड में कितना टाइम लग रहा है मान लो 1 सेकंड में, तो सेकंड इज द सेकंड, 2 सेकंड। तो बेसिक से नाम से समझ आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका साउंड में मैंने पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बैट्स होती हैं, search out prey and fly in dark night by emitting and detecting reflections of which type of sound wave। मैंने बोला था कि जो बैट्स होती हैं ये एकमात्र ऐसी एनिमल्स में आती हैं जो क्या कर सकती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती हैं एज वेल एज रिसीव कर सकती हैं। तो इसी वजह से ये क्या होता है, जब रात को उठती है तो ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती है। मान लो सामने दीवार आ गई तो टकरा के वापस आएगी, तो ये इसको सुन भी सकती है। तो इसको पता चल जाता है कोई सामने वाली ऑब्जेक्ट मेरे से कितना दूर है, और जहां मुझे लगेगा कोई चीज को एक्सप्लेन करना है देन आई कैन एक्सप्लेन। व्हाट इज द मोशंस व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऐसी चीज जो रेगुलर इंटरवल ऑफ सेम टाइम पे अपने आप को रिपीट कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है। तो पीरियडिक मोशन में यही तो होता है, एक फिक्स टाइम के ऊपर मोशन हो रहा होता है। Periodic motion is the motion which repeats itself after a regular interval of time. For example, motion of pendulum of clock। जैसे घड़ी के अंदर आपने देखा होगा पेंडुलम लगा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following has the lowest frequency। अगेन वही 8 पॉइंट लिखने हैं। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, डेट मीन्स कि मुझे राइट साइड की चीज देखनी है। तो राइट साइड में सबसे पहले क्या आता है, क्या आता है आपका, सबसे लास्ट में आता है रेडियो वेव। ऑप्शन में रेडियो वेव है? नहीं है। उसके बाद में क्या आता है आपका, माइक्रोवेव। ऑप्शन में माइक्रोवेव है? नहीं है। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका विजिबल, क्योंकि विजिबल से साथ क्या आता है आपका, इंफ्रारेड, वो भी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा विजिबल। फिर विजिबल के आगे चलेगा यूवीज, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। तो आंसर आ जाएगा विजिबल। ये एसएससी में भी आया था, जेके एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक लाइन आपको याद करनी है, वो 8 पॉइंट वाली। ठीक है, इस पूरी क्लास का जो लेक्चर्स है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, और उसमें से आप उसको पहले पढ़ लो। अगर आप कॉपी में नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लो, तो वहां से पढ़ के आप इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज। तो पोलराइज का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो जैसे शान ना कह सकते हो। जैसे मान लो कोई चीज आपकी आ रही है तो उसका सिग्नल ऐसे है, मान लो ऐसे सिग्नल आ रहे हैं, आपने कोई ऐसी चीज बीच में लगा दी जो ऐसे वाले सिग्नल को बीच में फंसा लेगी, आगे पार नहीं होने देगी, तो इसमें ये ट्रैप हो जाएंगे। दैट मीन्स कि उसको पोलराइज करना। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, तो वो तो पार्टिकल्स ऐसे चलते हैं, वेव भी ऐसे चलती है सामने, तो उसको आप पोलराइज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चीज लगा सकते हो, इसको क्या करें, अगर इसको रोक दोगे पूरी लाइट रुक जाएगी। तो दैट मीन्स की लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते। ऑप्शन में क्या था, कैन नॉट बी पोलराइज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो लॉन्गिट्यूडनल होता है, जो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है।
तो आपको मैंने साउंड वेव पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था आपको साउंड वेव में इंफ्रासोनिक होता है, ह्यूमन ऑडिबल होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव एक ऐसी साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, उससे ज्यादा रेंज वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये पोलराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर साउंड वेव है, as sound wave are longitudinal waves हैं, they cannot be polarized because longitudinal waves cannot be polarized। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया ऊपर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच रीजन, कौन सा रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, डज द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम लाई करता है। देखो लाइमन सीरीज क्या होता है, देखो अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर स्टेट से लोअर स्टेट, इन डेट केस एन की वैल्यू 1 होती है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। अब दूसरी चीज, वहां पे जो लाइन एमिट्स होती है, निकलती है उस टाइम पे, उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम सीरीज, और ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट होता है। देखो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर या ग्राउंड स्टेट, एन की वैल्यू 1 होती है, द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस जो निकलती है एमिटेड होती है उस टाइम, उसको कहा जाता है लाइमन सीरीज, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में काम करती है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लाइमन सीरीज के ऊपर। ये हाइड्रोजन के रिलेटेड होता है, पहली बात तो ये याद रखना, हाइड्रोजन एटम के रिलेटेड होता है। तो हाइयर से जब लोअर स्टेट में जंप करता है तो एन की वैल्यू 1 होती है, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ट्रेवल्स इन ग्लास विद मिनिमम वेलोसिटी। अब दोबारा से एक कॉन्सेप्ट आएगा, डेट इज बिग स्क्वायर। इसमें से कौन है जो ग्लास के अंदर सबसे मिनिमम वेलोसिटी चलेगा। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म सबने देखा होगा, एक ग्लास का ट्राइंगल शेप का एक प्रिज्म बना होता है। अगर मान लो एक वेवगाइड मतलब पूरी व्हाइट लाइट, इसमें सारे कलर हैं, यहां से आ रही वो, अब क्या होता है, यहां से सीधी जाने वाली लाइट ऐसे जाएगी, थोड़ा बेंड होगी सारी, जब, क्योंकि सॉलिड में स्पीड सबसे कम होती है, लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है, पर सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड की उसकी साउंड की होती है, लाइट उसका उल्टा चलता है। इस केस में ऐसे चलता है वेव गाइड, मतलब अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा बैंड कौन सा कलर होता है, तो आंसर होगा वायलेट। तो सबसे कम स्पीड कौन सी, वायलेट। क्योंकि मान लो आप एक क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हो, जब उसकी स्पीड कम होगी तो क्या होगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो सेम ऐसे समझ सकते हो कि जो वायलेट है उसकी वेलोसिटी कम होती है, रेड की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो आंसर आ जाएगा वायलेट, तो ऑप्शन में आ जाएगा वायलेट, ऑप्शन नंबर बी। देखो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लाइट की जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा स्पीड भी होगी, क्योंकि कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, वेवलेंथ सबसे ज्यादा कौन सी होती है, राइट साइड, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर विच इज ड्यू टू, किसकी वजह से। तो आंसर क्या है इसका, इंफ्रारेड। जब भी हीटिंग की बात आए तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इंफ्रारेड ही एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हीटनेस आपको फील होती है, ठीक है, जिसमें से आपको हीटिंग फील होती है, गर्मी लगती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो वही है, जब हीट को ट्रैप किया जाता है तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, जब कोई चीज बढ़ रही होती है, इंक्रीजिंग मतलब पहले डिक्रीज फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मतलब राइट से सबसे ज्यादा वाला वेवलेंथ, फिर कम सबसे पहले सबसे कम वाला। तो आपको एक ही ऑप्शन देखना है इसमें, कोई एक पार्ट पकड़ लो। आपको पता सबसे लास्ट में जिसके वेवलेंथ लिखा होगा वो आंसर हो सकता है, लेकिन वेवलेंथ कहीं नहीं लिखा हुआ। अब आप यहां से पकड़ोगे ऐसे, क्या माइक्रोवेव से ज्यादा इंफ्रारेड की वेवलेंथ होती है, बिल्कुल भी नहीं सर, ये उल्टा लिखा हुआ, हमें वेवलेंथ चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखा हुआ है। लास्ट के अंदर बढ़ता ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, पहले कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा लास्ट वाले की होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो एक्सरे की वेवलेंथ विजुअल लाइट से कम होती, बिल्कुल सही है। फिर विजुअल के आगे इंफ्रारेड, बिल्कुल सही है। तो फिर माइक्रोवेव, तो ये ऑप्शन आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया, बाकी मुझे नहीं देखना, क्योंकि जो मैंने आपको सीरीज लिखवाई थी उसमें राइट से सबसे ज्यादा वेवलेंथ, फिर इसकी कम कम ऐसे। तो देखो आठों में कौन सी सिनेटी में सबसे लास्ट में ये वाला सही ऑर्डर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फिलहाल के लिए आपको रेडियो वेव नहीं दिया तो माइक्रोवेव इसका आंसर होता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए जिसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना है। तो आंसर आ जाएगा माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। waves that are required for long distance wireless communication। तो लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन की जब भी बात आएगी आपको हमेशा आंसर लगाना है रेडियो वेव। कौन सा आंसर लगाना है, रेडियो वेव। रेडियो वेव कैसे काम करता है देखो ध्यान से। जो रेडियो वेव है वो लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है सेंटर से, और वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होता है, आइनोस्फीयर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होता है। तो आइनोस्फीयर एक लेयर होती है अर्थ की, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर आपने सुना होगा। तो वहां से होके वो कहाँ पहुंचता है रिसीवर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ultraviolet radiations of sun do not reach to the earth because earth's atmosphere is surrounded by। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओजोन, ओजोन कहाँ पाया जाता है सर, ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, एरोप्लेन वगैरह वहां उठते हैं। ये स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पाया जाता है, O3 का इसका फॉर्मूला होता है ओजोन का। ओजोन क्या करती है, यूवी रेज को आने से रोकती है, अर्थ पर नहीं आती। अगर ये अर्थ पे आ गया तो क्या होगा, स्किन कैंसर हो सकता है। ओजोन लेयर पतली हो जाए उसको बोलते हैं ओजोन होल। ओजोन होल किसकी वजह से होता है, CFC सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी फ्रीज AC वगैरह से निकलती हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारी बातें इसकी ऑलरेडी बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरे किसने डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, आपको कमेंट में इसका आंसर भी बताना है। ठीक है, इसका मुझे आंसर भी आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेव्स यूज इन द रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में कौन सी वेव यूज होती है, डेट इज माइक्रोवेव। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ये भी काम आती है, बट रडार के अंदर कौन सी वेव यूज होती है, माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव्स आर जनरली यूज्ड इन रडार सिस्टम ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव लॉन्गर वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी, सो दे कैन बी फोकस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट मच डेविएशन। तो ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो इसके लिए याद रखना रडार के लिए माइक्रो होती है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बस 2-3 क्वेश्चन बचे आपके। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ये नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है साउंड वेव का, जो साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। वैसे अभी के लिए फिलहाल आंसर बताता हूँ कि साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं होता। वेलोसिटी होती है, वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, नेचर इसका नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, डैश वेव्स इंक्लूड विजिबल लाइट वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, जो भी सारे लिखे इनफर सारे। तो इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, इलेक्ट्रो। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, मैंने बोला था लाइट के अंदर क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन MRI मशीन। जो MRI होती है, तो MRI में क्या, जो माइंड वगैरह का रीड करते हैं, तो इसमें कौन सी वेव यूज की जाती है, तो उसमें की जाती है मैग्नेटिक वेव। कौन सी होती है, मैग्नेटिक वेव। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज की क्लास का, when a stone is thrown in a calm water of a pond, waves produce। अगर आप मान लो पानी है बिल्कुल शांत, उसमें आप एक स्टोन फेंक देते हो, तो वहां पे क्या होगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। वहां पे कौन सी वेव बनती है, देखो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स आगे पीछे भी चलते हैं और ऊपर नीचे भी आते हैं, तो वहां पे बेसिकली दोनों वेव बनती है, लॉन्गिट्यूडनली बनती है, ट्रांसवर्स भी बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉथ वेव। तो यहां तक था आपका वेव के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड पढ़ने वाले हैं, जिसने नहीं पढ़ा वो साउंड टॉपिक को पढ़ लेना, तो उसके बाद हम इसके जो MCQs होंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास को यही तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट नहीं करोगे तो हमें समझ नहीं आता कि आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो हो सकता है अगर आपको नहीं अच्छी लग रही तो हमें पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।